दहशतगर्दी का कलाकमा तो कभी भी हमारे इदारों का जो है वो मुतमईन नजर नहीं था। दहशतगर्दी इनको सूट भी करती है। कराची में देखिए, दहशतगर्दी ना होगी तो रेंजर्स कहां जाएगी। खबर कल से मेरे पास थी, आज ये खबर जो है मैंने फिर इस वक्त ब्रेक की है और मेरे ख्याल में आप ये दिखा रहे हैं तो कुछ घंटे पहले ब्रेक हुई होगी अंग्रेजी के अंदर कि जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर हमें ये रिपोर्ट मिली है कि बहुत से आईएसआई अफसरान जो हैं वो रातों रात जो है वो अमीर हो गए हैं, वो अरबपति, वो बेसिकली जो है मिलियनियर और बिलियनियर बन गए हैं। वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा जरूर था कि जाहिर है जो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उनका ये ख्याल था, उनसे वो मिस कैलकुलेशन हो गई एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कारगिल में उन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन थी मुशर्रफ। खबर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के मामलात पर पेशरफ्त सामने आई है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों ने आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान के फौजी जनरल पाकिस्तान के चुनावों में धांधली करके आज बिलियनियर्स हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पार्टियों से पाकिस्तान के फौजी जनरलों ने लगभग 70 अरब रुपए कमाए हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह की धांधली हुई उसमें साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ही पार्टी को पूरी तादाद में सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उस पार्टी ने पाकिस्तान की फ़ौज को बड़ी तादाद में पैसे दिए थे, जिससे पाकिस्तान के फौजी जनरल मजे लूट रहे हैं। करोड़पति बन गए हैं रातों रात, कौन बढ़ेगा, करोड़पति का मुकाबला चला है। ये मुबैना तौर के ऊपर जो है ये अफसरान जो है ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर जो है ये इन्होंने पंजाब में धांधली करने वाले ब्रिगेडियर फहीम रजा, इस्लामाबाद पंजाब मतलब इस्लामाबाद डिवीजन रावलपिंडी को ये देख रहा होता है ज्यादातर, लेकिन पंजाब में इसके साथ ब्रिगेडियर अली यासर है, अच्छे खानदान का अफसर था, इसने पता नहीं क्या किया। इसके बारे में ये बात हो रही है कि इन्होंने जो है बहुत बेतहाशा माल इकट्ठा किया है और ब्रिगेडियर रेहान कियानी जो कि सेक्टर कमांडर है बलूचिस्तान में, उसने बेतहाशा माल इकट्ठा किया है। 50 करोड़ रुपए इसका जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने लिए हैं। कर्नल गुलजार जो सब सेक्टर कमांडर है कोयटा में, उसके बारे में मुबैना तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर के ऊपर उसने 80 करोड़ रुपया जो है वो लिया है। और ये पैसे का जो ताल्लुक सियासत के साथ कहा जा रहा है उसका बराह रास्त एक बहुत ही बदनामे जमाना ड्रग लॉर्ड है, मंशियात का स्मगलर है, निमरोज से अफगानिस्तान से उसका ओरिजिनल ताल्लुक है और इस वक्त वो चगाई में बैठा हुआ है और उसने कौमी असेंबली की है, अफगानी नेशनल ने मकरान से सीट भी जीत ली है। बिल्कुल इसी तरह जैसा पेशावर में अफगान नेशनल को इन्होंने जताया है इमरान खान की जिद में, तो वहां भी पैसा जो है माल बनाया हुआ होगा, जाहिर बात है। और ये इसके लिए जो है वो मुबैना तौर के ऊपर पैसा इस्तेमाल किया है इस ड्रग स्मगलर ने आईएसआई के लोगों को। और ये इल्जामात भी हैं इनके ऊपर कि बलूचिस्तान के अंदर पैसा जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सीटें बेची गई हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि 70 अरब रुपए का ये बलूचिस्तान का जो है ये सीटें बेची गई हैं 70 अरब रुपए में। और किस हद तक डीजीआईएसआई ने और डीजीसी ने, डर्टी हैरी ने पैसा कमाया है, इसके ऊपर अभी तक जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं आईएसआई में, क्योंकि अगर 80-80 करोड़ सब सेक्टर कमांडर कमा गया है तो वो कितने अरबों में, 70 अरब में इनका कितना शेयर है, उसके बारे में अभी बातचीत की जा रही है कि इन्होंने कितने पैसे उठाए हैं। अभी ये क्योंकि विनिंग कैंडिडेट जो है उनसे दरखास्त की जा रही है कि वो बताएं, बलूचिस्तान वाले खुल के बताएंगे किसको उन्होंने कितना पैसा दिया है, क्योंकि हुकूमत उनकी चलने वाली कोई भी नहीं है, ये उनको समझ जाना चाहिए। जिस तरह इस वक्त कमिश्नर निकल के सामने आ रहे हैं, महमूद खान अचकजई ने जो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात की है कि सरहद एंटी रेगिंग के ऊपर उन्होंने बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो उन्होंने एंटी रेगिंग मूवमेंट के ऊपर जो बात की है वो डायरेक्टर जनरल डीजीसी के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसके बाद एंटी रेगिंग के ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी स्पेकुलेशन इसके ऊपर जो है वो की जा रही है कि पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट एंटी रेगिंग मूवमेंट की डीजीसी से मीटिंग के बाद ये जो बात चल रही है ये क्यों चल रही है, इसमें भी बहुत से रमूजो इसरार हैं जो हम आपके पास कई दिनों के अंदर खोलने जा रहे हैं। सिंध में पीर पगड़ा साहब का जो फैक्शन है उनको समझ लगी है, बड़े जोर की समझ, डाढ़ी समझ लगी है कि आईएसआई में किस तरह उनके साथ धोखा किया, उनकी पीठ में एस्टेब्लिशमेंट ने छुरा घोंपा है। और नदीम अंजुम ने बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर के ऊपर सारा काम किया है और इलेक्टोरल मैंडेट अवाम का चोरी करके जीडीए का लेके पीर पगड़ा के लेके आसिफ अली जरदारी को दिया है और उनको बार बार ये वार्निंग दी गई थी लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और इस वक्त आसिम मुनीर कैंप्स और नदीम अंजुम कैंप के अंदर जो है वो शदीद तरीन चपकलश जो है वो जारी है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसा हुआ नजर आता है, उसके साथ पिंग पोंग खेली जा रही है, कभी इधर और कभी उधर।
अब मतलब वजीर मलाला इसके ऊपर से जी सर मौलाना जी सर मौलाना फजल रहमान रजिया गुंडों में घिर गई है, हैं? सर सर अच्छा आदिल, ये मौलाना बड़ी मौलाना बड़ी एक सर एक आपको बड़ी अच्छी खबर आपने सुनी भी होगी। कल मैंने भी एक शाहीन सबाई साहब ने कहा कि जी एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो आप प्रोग्राम का हमने किया। उन्होंने कहा कि जी उनको एग्ज़ैक्टली वही खबर मिली है जो आप कहते रहे हैं, आसिम मुनीर की और नदीम अंजुम की झगड़े की। उनको तो फ़ौज के अंदर से उनके जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि जी बहुत सख्त आपस में जंग है और ये सब इसमें रगड़े जाएँगे। बल्कि आसिम मुनीर ने कहा कि जिन-जिन कोर कमांडर्स के इलाकों में वो नतीजे नहीं निकले नताइज इलेक्शन के जो मैं चाहता था, मैं उनको खुडे लाइन लगा दूँगा। जी आदिल। सर कितने कोर कमांडर खुडे लाइन लगाएगा और उससे पहले खुद खुडे लाइन लग जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं तो ये बड़े स्टडीली ये बात आपको इतने अरसे से बता रहा हूँ। मसला ये है हुँ, पाकिस्तानी कौम का भी और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी जारी बात है स्टेट लेवल चलती हैं मेरे खिलाफ खास हुँ। तौर के ऊपर आपके खिलाफ भी सर और इसलिए हमारे कोर्ट मार्शल ने किए हुए कि सच हम वक्त से बहुत पहले खाने कमाने का इतना बड़ा जरिया आप सोचें, पानी का कारोबार है, पेट्रोल पंपों पे कब्जे हैं, जमीनें बेची जा रही हैं। एक डीएसआर बाहर से आता है, सिंध से, पंजाब से, 3 साल 2 साल में यहां से जब जाता है तो वो मिलीनियर होता है। डीजी रेंजर्स जब थे, क्या नाम था, उमर करके, उनके होते हुए मैं डिप्टी डीजी रेंजर्स के ऑफिस में जाकर के और ये बातें कर चुका हूं। मैं उनको बता चुका हूं उस विंग कमांडर का अहवाल जिसने 5000 गज का प्लॉट हड़पा था। मैं उनको बता चुका हूं उस विंग कमांडर की अहलिया का अहवाल के जो यानी अपनी शेव बनवाती थी जाकर के किसी ब्यूटी पार्लर से, पूरा बॉडी वैक्स वगैरह करवाती थी और पैसे कद्दू भी नहीं देती थी। ये बदमाशियां तो आम है। अगर ये बदमाशी ना की तो फिर वर्दी पहनने का फायदा, कोई खुदा का खौफ करें आप। हाँ, मैं मनोज बाजपेयी की फिल्म देखो, नाम भूल गया मैं उसका, उसमें वो इंटेलिजेंस अफसर बना है तो उससे उसका चमचा पूछता है कि सर ये कश्मीर के मामले को हल क्यों नहीं कर लेते इंडिया पाकिस्तान। उसने कितना खूबसूरत जवाब दिया। ये इंडिया पाकिस्तान की मेंटालिटी है। उसने कहा जिस चीज से, जिस इशू से लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हो, रोजी लगी हुई हो, उस इशू को प्रोलॉन्ग किया जाता है, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जाता। बात ठीक है, कश्मीर है तो हमारे यहां कश्मीर डे मनाया जा रहा है, कश्मीर के नाम पे डिफेंस का बजट एलोकेट होता है, हमने एटम बम बना लिया, फलाना कर लिया। घंटा कराची नहीं संभल रहा हमसे। बलूचिस्तान में होने वाली शूरिश को हम नहीं दबा पा रहे, कश्मीर लेंगे हम, ले लो। साहब ने तो ये जब मिस कैलकुलेशन होती है तो उसका फिर खमियाजा जो है वो एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो 1970 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में पिंडी ने एक बात तो जरूर लर्न की थी कि कोई भी इलेक्शन जो होगा वो जो डिजाइंड या डिजायर्ड रिजल्ट होगा उसके बगैर नहीं होगा। चाहे पब्लिक किस तरफ जा रही है, तो जो भी उनकी बैक्ड पार्टीज होंगी वही असेंबली में आएंगी। ऑल्दो के 1988 के इलेक्शन में ये नहीं हो सका और बेनजीर को कंडीशनल इक्तदार जो है पार दिया गया था, ट्रांसफर किया गया था। 5 कंडीशंस थी। तो इस इलेक्शन में भी जो बहुत बड़ा लोग अपसेट कह रहे हैं या उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ। ऑल्दो के है एक लिहाज से अपसेट है, मगर ये कहना कि उनके लिए शॉकिंग था या पिंडी या मुक्तदर जो सही जिनके पास पावर है उनको इस रिजल्ट का अंदाजा नहीं था, ये मैं नहीं कहता। उनकी इस बार कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, तभी जाके उन्होंने उसको मैनेज किया और उसको मैनिपुलेट करके वो जो 70-75 सीट जो है वो एक ऐसी पार्लियामेंट डिजाइन की गई थी कि जिसमें सबको ये फील हो कि उनको एक फेयर शेयर मिला है। जिसमें पीटीआई भी एक री इमर्ज करके आई है और दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस आई है। तो सीट्स तो बनती थी 180-170 सीट्स बनती थी, मगर 170 से जब आप 90 पे ले आए और फिर 20 से आप उठा के 75 पे ले आए और विन विन सिचुएशन उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं लाना था तो उसको भी जरा एक मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया जिसको कहते हैं। तो वो भी उधर से भी, और शहबाज शरीफ से बेहतर तो उनको सारी जिंदगी में कोई नहीं मिल सकता। मैं एक सेनेटर साहब का जिक्र करता हूँ, नून लीग के सेनेटर थे वो, और मेरे घर आए तो उन्होंने कहा कि मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है, शहबाज शरीफ को तो कैप्टन भी कहे तो वो उसकी कैप्टन की बात पे भी जो है ना वो मान जाएगा, मेजर जनरल तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा से यही माना जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज पैसे के आगे पूरी तरीक़ा से लेट जाती है। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी फिर कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के चुनावों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने 70 अरब रुपए कमा लिए हैं, जिससे पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल रातों रात में
बिलीनियर्स हो गए। पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है, पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी तादाद में करप्शन करती है, उसके बाद दूसरे देशों में पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल सेटल हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में हमेशा से करप्शन होती चली आ रही है, उससे पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से कंगाल हो गया। पाकिस्तानियों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी तक खाने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तादाद में मज़े लूट रही है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उनको कश्मीर के पीछे लगा दिया और जम करके पैसा लूटा और लगातार अपना बजट भी बढ़वाया है, जिससे खुद पाकिस्तानी इस बात को कबूल करते हैं और पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से उसी चक्कर में बर्बाद हो गया। पाकिस्तानियों को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल माला माल हो गए। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो।